गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित मॉन मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की अब मैं बात करने वाला हूँ। और अपना ये जो टॉपिक है पीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की जो थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का भौतिक रसायन, उसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर। और अलग अलग विश्वविद्यालयों में ये जो यूनिट है अलग अलग जगह हो सकती है, परंतु जो क्वेश्चंस है ये सेम ही आता है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित के बारे में बताइए। तो मैं इसके जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं उनकी बात करने वाला हूँ। देखो, पहला जो पोस्टुलेट है ये बोला जाता है कि प्रत्येक गैस जो होती है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन मॉलिक्यूल्स या अणु बोलते हैं। और जो प्रत्येक गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, अलग अलग गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक समान होते हैं, परंतु अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ईच गैस इज मेड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स known as molecules. Molecules of one gas are similar but different from the molecules of another gas. इसका मतलब ये कि प्रत्येक गैस जो होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उन छोटे छोटे कणों को अपन अणु कहते हैं। और एक गैस के जो सभी अणु होते हैं वो समान होते हैं, परंतु अलग अलग गैसों के जो अणु होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पहला पोस्टुलेट अपना ये बोलता है। सेकेंड पोस्टुलेट है, देखो सेकेंड पोस्टुलेट की अगर अपन बात करें तो ये बोला जाता है कि कोई भी गैस है उसको अपन जब किसी कंटेनर के अंदर भरते हैं, मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर से बड़ा कोई कंटेनर है, उसमें जब गैस को डालते हैं तो गैस के पार्टिकल्स उस पूरे के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये बोला जाता है कि उन गैस के पार्टिकल्स को अगर अपन कंप्रेस्ड करते हैं और एक छोटी सी जगह में उसका वास्तविक आयतन की बात करें तो वो जो वास्तविक आयतन होता है वो बहुत ही नगण्य होता है उस कुल आयतन की तुलना में। और कुल आयतन का मतलब बताया गया है कि जो गैसों का जो कुल आयतन होता है जिसके अंदर गैस को रखा गया है, जैसे सिलेंडर है 20-25 लीटर का सिलेंडर, उसमें आप 5 लीटर गैस छोड़ देते हो या 2 लीटर गैस छोड़ देते हो तो पूरे के अंदर फैल जाते हैं उसके पार्टिकल्स। पर एक्चुअल अगर देखा जाए 5 लीटर गैस को अपन लिक्विफाइड कर दे एक छोटे से कोने के अंदर छोटी सी जगह में आ जाती है। तो ये बोला गया है सेकेंड पोस्टुलेट्स के अंदर कि वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द होल गैस। और इस टोटल वॉल्यूम का मतलब है जिसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स है वो आसानी से घूम सके। ये बोला जा सकता है कि संपूर्ण गैस द्वारा घेरा गया कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो बहुत ही कम होता है। और कुल आयतन का मतलब क्या है, जिसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स है वो स्वतंत्र रूप से गति कर सके। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट था। अगला पोस्टुलेट देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन एक स्फेरिकल सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में मान सकते हैं। जो गैस के जो अणु होते हैं उनको ठोस गोलाकार कण मानते हैं अपन, जो प्रकृति में पूरी तरह से इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक इन नेचर, या यादृच्छिक गति का होता है। यादृच्छिक गति का मतलब है जैसे आप बॉल है, बॉल को किसी दीवार पे हिट करते हो तो वापस वो आपके पास आती है, वैसे ही गैस का कोई पार्टिकल्स दीवार या आपस में जब टकराता है तो वो अपनी जो पाथ है उसको बदल देता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। तो थर्ड जो पोस्टुलेट है वो ये बोला गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स विच आर टोटली इलास्टिक इन नेचर। तो अपन बोल सकते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस गोलाकार उनको कण माना जाता है, जो प्रकृति में पूरी तरह से लोचदार होते हैं, मतलब यादृच्छिक प्रकृति के होते हैं। और इनके अणुओं के बीच में देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये बोला जाता है कि गैस के अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता। इसकी वजह से ये जब आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो इनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं होता, ये बोला गया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को थर्ड पोस्टुलेट समझ में आया होगा कि जो गैस के जो अणु होते हैं एक उनको ठोस गोलाकार कण माना जाता है और जो प्रकृति में पूरी तरह से इलास्टिक नेचर के होते हैं। अगर अपन बात करें फोर्थ पोस्टुलेट्स की या फोर्थ अभिग्रहित की, तो ये बोला गया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सीधी रेखा में गमन करते हैं, कंटिन्यूसली सीधे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। और जब ये किसी कंटेनर की दीवार पे या आपस में जब टकराते हैं तो ये अपना पाथ या अपना रास्ता बदल देते हैं। और अपन को ये भी पता है कि जो सभी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी सेम नहीं होती। तो बोला गया है कि गैस के अणु सीधी रेखा में लगातार चलते रहते हैं और आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सभी अणुओं की गति समान नहीं होती है। अपन को पता है कि सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी अलग अलग वेलोसिटीज़ के होते हैं। जैसे आप लोग एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट भी देखते हैं तो सभी एवरेज स्टूडेंट तो नहीं होते ना, सभी अलग अलग
नेचर होती है उनकी, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते, सॉरी नेचर, एक गैस के अणुओं की नेचर तो एक जैसी होती है, परंतु अपन बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। ये अपना फोर्थ पोस्टुलेट्स था। अगला पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बोला गया है कि प्रेशर ऑफ द गैस इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस का दबाव वास्तव में कंटेनर की भीतरी दीवारों पर गैस के अणुओं की टक्कर का परिणाम है। ये बोला जाता है कि जब गैस के अणुओं को अपन किसी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं तो होता है क्या, जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो टक्कर करते रहते हैं। टक्कर का मतलब दीवार से आके टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो होगा क्या, रिजल्टेंट उनका जो प्रेशर है टकराने के बाद में, तो जो बाहर आएगा वो गैस का दाब कहलाता है। कि जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी ना कंटेनर की गैस के अणुओं से, उसका दाब उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अपन बात करें कि एक रूम के अंदर या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप 10-20 स्टूडेंट्स को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तो वो आपस में जब टकराएंगे तो उसका प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये बोला जाता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने ज़्यादा कंटेनर पर टकराएंगे उनका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अगले की बात करते हैं अपन। अगला पोस्टुलेट ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। अपन बोल सकते हैं कि जो गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के समानुपाती होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो अणुओं का जो एवरेज एनर्जी है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि इन्होंने बोला कि गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो परम ताप की, मतलब टेम्परेचर जितना दोगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे गैस आप कोई भी रखो। ठीक है, ये अपना 6 पोस्टुलेट हो गया। लास्ट पोस्टुलेट है अपना कि सभी अणुओं का जो एनर्जी और वेलोसिटी है वो समान नहीं होती, इसलिए औसत ऊर्जा और औसत वेग को ध्यान में रखा जाता है। तो ओवरऑल अगर अपन देखा जाए तो उस गैस के कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी और उनकी जो एनर्जी का मान है वो अलग अलग होता है। तो अपन यहाँ पर किस बात एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं उसकी, और उसका जो एवरेज एनर्जी है उसकी बात करते हैं। तो ये अपने 7 पोस्टुलेट्स थे, मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आए होंगे। एक बार और आप लोग जल्दी जल्दी देख लो जिससे क्लियर हो जाए कि पहला पोस्टुलेट था, प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों को अणु कहते हैं, और एक गैस के सभी अणु समान नहीं होते परंतु दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। सेकंड है, संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नेग्लिजिबल होता है। और कुल आयतन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप गैस के पार्टिकल्स को रख रहे हैं और वहाँ से वो स्वतंत्र रूप से गति कर सके, ये तीसरा। और तीसरा है कि गैस के अणु जो होते हैं उनको स्पेरिकल सॉलिड पार्टिकल्स माना जाता है, और जो प्रकृति में पूरी तरह से या नेचर में इलास्टिक नेचर के होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, ना ही उनके आपस में टक्कर करने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होता है। फोर्थ है, गैस के अणु सीधी रेखा में लगातार चलते रहते हैं और आपस में टकराने पर ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सभी अणुओं की गति समान नहीं होती, ये भी अपन ने देख लिया। और लास्ट में अपन ने देख रहे हैं कि गैस का जो प्रेशर होता है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों पर टकराते हैं गैस का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। अगला है कि गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो परमताप के समानुपाती होती है, और अर्थात अणुओं की औसत ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। और लास्ट वाला अपन ने देख लिया कि सभी अणुओं की जो ऊर्जा होती है और वेग होता है वो समान नहीं होते, इसलिए औसत ऊर्जा और औसत वेग को ध्यान में रखा जाता है। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। और बाकी जो भी चैप्टर्स में, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनमें कोई टॉपिक हो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं उन पे वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।